हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। आज ये हमारा मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि यूरोपियन कंपनियों का भारत में कैसे आगमन होता है, और साथ में हमने देखा कि जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में देखा। हर एक गवर्नर के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में देखा है, और साथ में हमने हर एक कंपनियों के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी भारत में कंपनियां इस्टेब्लिश की। अगर जिसने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हमने हर एक चीज़ उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस की है। जो हम यहाँ पे ये सीरीज मॉडर्न इंडिया की डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम, आपका यूपीएससी, आपका स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, या जितने भी स्टेट के अनदर एग्जाम होते हैं, उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, और साथ में मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जितने भी अपकमिंग लेक्चर या वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के गवर्नर वाइसराय के लिए। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है जब हम अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट जो गवर्नर पढ़ा था वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1823 से लेकर 1828 तक। ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम देख रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें आपका जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है वो आपके 1800, इसका जो टाइम पीरियड है 1828 से 1835। ये जो होते हैं ये लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के। जो आपके बंगाल के जितने भी गवर्नर होते हैं उनके लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं, और इनको जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। यह जो आपका विलियम बेंटिंक है, ये जो है 1803 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रह चुके थे। इन्हीं के समय में बेलोर में प्रथम धार्मिक सैन्य विद्रोह हुआ था। जो बेलोर में आपका जो सैनिक विद्रोह हुआ था, सबसे पहले 1803 में बेलोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। किसके कार्यकाल में? आपका विलियम बेंटिंक। वो क्या थे? वहाँ के उस टाइम गवर्नर थे। और 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगाया गया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। जो सती प्रथा थी, सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा ऐसी थी कि अगर किसी महिला के जो पति होते थे, अगर वो उनकी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए, तो उसमें क्या होता था? महिला को सती होना पड़ता था। महिला भी उनकी जो समाधि होती थी, उनकी जो जब उनको जलाया जाता था उसके ऊपर क्या करती थी? फिर वो खुद भी जल जाती थी। उस प्रथा को अंत करने के लिए क्या हुआ? 1829 में जो ब्रिटिशरों का नियम रूल जो 17 था, उसमें ये चीज जोड़ी गई कि इसमें क्या कहा गया? सती प्रथा को क्या कर दिया गया? एबॉलिस्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और साथ में इंडिया के एक महान हस्ती इनके साथ रहते हैं, जिनकी वजह से ही इन्होंने क्या किया? इस चीज में ज्यादा अपना कार्य किया। उनका नाम है राजा राममोहन राय। हम इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें हर एक जितने भी पर्सन आते हैं उन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जो सती प्रथा का अंत किया था, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारी ये पूछा जाता है। भारतीय जो व्यक्ति थे उनका नाम है राजा राममोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने ठगी प्रथा का अंत किया है इन्होंने। जो फ्रॉडुलेंट होते हैं उनका क्या कर दिया इन्होंने? अंत कर दिया। अंत करने के लिए क्या कर दिया इन्होंने? कर्नल स्लीमन की नियुक्ति कर दी। एक आयोग बनाया, उसमें क्या कर दिया उन्होंने? कर्नल स्लीमन की नियुक्ति कर दी, जिससे वो क्या करवाना चाहते थे? ठगी प्रथा का अंत करवाना चाहते थे। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थे बेंटिंक के समय में ही 1833 का चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ, इसी के माध्यम से ही भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसीलिए जो विलियम बेंटिंक है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। जो ये 1833 का चार्टर्ड एक्ट है, इसमें योग्यताओं को सेवाओं के आधार पर दिया गया। मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी उसी के हिसाब से ही आपको क्या मिलेगी? सर्विस मिलेगी।
बेंटिंग के समय में ही भारत में शिक्षा का माध्यम और विषय वस्तु क्या हो, इस पर सलाह देने के लिए लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जो लोक शिक्षा समिति की सबसे पहली बार गठित कब किया गया, लोक शिक्षा समिति को सबसे पहली बार किसके कार्यकाल में गठित किया गया, आपका विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने जो 2-3 लेक्चर डिस्कस किए उनमें से आपको इस बार जो 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स था उसमें से आपको डायरेक्ट 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिले थे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अतः समिति की अध्यक्षता किसने की, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव पे की गई। इस समिति की जो अध्यक्षता है जो लॉर्ड मैकाले कर रहे थे उसको क्या कर दिया, स्वीकार किया किसने, बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की इस जो लोक शिक्षा समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, जो उसने लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी, उसको क्या कर दिया, बेंटिंग ने स्वीकार किया। और फिर क्या कर दिया, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का माध्यम बना दिया। किसको, अंग्रेजी को। भारत में इंग्लिश जिसने ले आई, अंग्रेजी के फादर किसको माना जाता है, आपके लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी का जनक माना जाता है। 1835 में भारत में अंग्रेजी को क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला गया, कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया। किसके कार्यकाल में, विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। कब खोला गया, 1835 में। याद रखना, पहला मेडिकल कॉलेज। रणजीत सिंह के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की संधि की। कब की, 1831 में विलियम बेंटिंग ने राजा रणजीत सिंह के साथ, जो सिखों के उस टाइम कमांडर थे, उनके साथ किए कि संधि की। कब की, 1831 में। सेंट्रल चर्च और कुर्ग को अपने अंदर मिलाया। जो विलियम बेंटिंग है उन्होंने सेंट्रल चर्च और कुर्ग जो आपका कर्नाटका के एरिया में पड़ता है, उनको क्या कर दिया, 1831 में उन्होंने अपने अंडर में लाया। किसने, विलियम बेंटिंग ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड इतना ही रहता है, 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। और जहाँ तक जितने उन्होंने काम किए वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सर चार्ल्स मेटकॉफ। जो सर चार्ल्स मेटकॉफ है उनका टाइम पीरियड रहता है 1835 से 1836, 1 साल का ही रहता है। इन्होंने क्या किया, फेमस जो आपका प्रेस लॉ को इन्होंने पास कर दिया। इनको लाइब्रेटेड मतलब मतदाता, आपका मुक्तिदाता बोलते हैं। किसका, प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं इसको। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं, आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ को बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने जब यूरोपियन कंपनियों का आगमन देखा है तो हमने देखा कि यूरोपियन कंपनियों में से किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रेस की शुरुआत की थी। और हमने ये भी देखा था कि सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी गई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार उन वीडियो को जरूर देखें। उससे आपको ये हर एक चीज़ इंटरकुलेट हम करते हैं, हर एक वीडियो में यही चीज़ हम, अगर प्रीवियस चीज़ें आप देखेंगे तो इससे आपको आगे वाले जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें क्लियरिटी मिलती रहेगी। सर चार्ल्स मेटकॉफ को क्या बोलते हैं, लाइब्रेटर ऑफ प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, इसने इतना ही काम किया। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट काम किए हैं, हमने वही देखे हैं, क्योंकि ये कम टाइम पीरियड के लिए रहे इसलिए इन्होंने थोड़ा ही काम किया हुआ है। लॉर्ड ऑकलैंड उनका टाइम पीरियड रहता है 1836 से 1842। इनके टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट अफगानियों के साथ क्या होता है, वॉर शुरू हो जाती है, अंग्रेजी वॉर। अंग्रेजों और अफगानों के बीच वॉर शुरू हो जाती है। कब होती है, 1836 से लेकर 1842 तक। ये आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हो गया, सीधा ही इस तरह से आपको पूछा जाता है, आपको मैच करने के लिए आता है। वहां पे आपको मैच करना होता है कि कौन सी वॉर कब हुई और क्या टाइम पीरियड था उसका। ये अच्छे से ध्यान में रखना आपने। किसके टाइम पीरियड में हुई, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में फर्स्ट अफगान वॉर होती है 1836 से 1842। इसी के टाइम पीरियड में जो आपके सिख कमांडर होते हैं, सिख कमांडर आपके राजा रणजीत सिंह जो होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब क्या हो जाता है कि सिखों के साथ भी अंग्रेजों की वॉर शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट भारत के जो गवर्नर जनरल आते हैं वो है लॉर्ड एलन ब्रो। जो लॉर्ड एलन ब्रो है उनका टाइम पीरियड होता है आपका 1842 से लेकर 1844 तक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगान जो वॉर हो रही थी, जो स्टार्ट हुई थी, उनको क्या कर दिया इसने, ख़त्म कर दिया। 1842 में जो आपकी
वॉर हो रही थी अफगान के साथ, उनको क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया उस वॉर को। और साथ में इसने क्या किया, एबोलिश्ड आपके स्लेवरी, जो गुलामी होती थी उसको क्या कर दिया इसने, गुलामी की प्रथा को इसने समाप्त कर दिया गया। मैं आप लोगों को जब आपका दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो उसमें जो एक पूरा जो वंश आता है, जो डायनेस्टी आती है वो क्या आती है, पूरी स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसने क्या कर दिया, स्लेवरी को क्या कर दिया इसने, एबोलिश्ड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इनका टाइम पीरियड रहता है 1844 है, 18,844 नहीं है, 1844 से लेकर 1848 तक रहता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, आप लोगों को मैंने यही बताया कि जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों के साथ, सिखों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। इसका फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर होती है वो कब होती है, 1845 से 46 में होती है। इसके अंदर ट्रीटी ऑफ लाहौर, आपने बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी याद रखना है कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती वो आपके फर्स्ट जो सिख वॉर हुई थी उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। किसके साथ, सिखों के साथ। अंग्रेजों की जो युद्ध हो रहा था उसमें क्या, कौन सी ट्रीटी होती, ट्रीटी ऑफ लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर आप भारत के गवर्नर देखते हैं, इसमें आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं उनकी भी एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे और उन्हीं लोगों की हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जिनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास आते हैं नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी, जिनका टाइम पीरियड होता है आपका 1848 से लेकर 1856 तक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 1852 में क्या किया, पंजाब में अधिकार कर दिया, पंजाब पर अधिकार कर दिया 1852 में। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी जिस कार्य के लिए सबसे सर्वाधिक चर्चित रहे उसको बोलते हैं राज्य हड़प की नीति या व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होती है, इसका क्या मतलब था ये आप लोगों को समझाता हूं मैं। जो जितने भी देशी शासक थे उनके जो दत्तक पुत्र, जिनका अपनी संतान नहीं होती थी, जो अडॉप्ट करते थे किसी बच्चे को, अपना गोद लिया हुआ बोल सकते हैं हम, जो गोद लेते थे वो अगर किसी बच्चे को और अपना जो आने वाला उत्तराधिकारी घोषित करते थे, उसको क्या किया, इसने खत्म कर दिया। ये जो सिद्धांत था ये इसी के ऊपर बेस्ड था। जो जिसके पास अगर अपनी संतान नहीं होगी उसके राज्य को क्या कर लेंगे, ये हड़प लेंगे। इसीलिए बोलते हैं इसको व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास, इसने इसी की वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से किन किन राज्यों को इसने हड़पा। पहला था सतारा पड़ता है आपका एमपी में 1848 में क्या कर दिया इसने, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत क्या कर दिया, सतारा को हड़प लिया। दूसरा है एमपी में पड़ता है जैतपुर को इसने 1849 में हड़प लिया। उसके बाद संबलपुर पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है और इसको 1849 में इसने हड़प लिया। किसके तहत, इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, क्योंकि वहाँ पे उनके जो राजा महाराजा थे उनके अपनी संतान नहीं हो रही थी और वो जो अडॉप्ट पुत्र करते थे, उत्तराधिकारी जिसको घोषित करते थे, इसी की वजह से क्या कर दिया, इन्होंने हड़प लिया। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। और नेक्स्ट है आपके बघाट जो एरिया है ये आपका पंजाब वाला एरिया पड़ता है आपका। इसको इसने कब हड़पा, इसने 1850 में इसको अपने अंडर कर दिया। उसके बाद उदयपुर आपका एमपी में ही पड़ता है। इसको इसने 1852 में इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लिया। उसके बाद झांसी तो आप सभी लोग जानते होंगे कि झांसी की जो फेमस महारानी हुई है रानी लक्ष्मीबाई, उनको झांसी को कब इसने हड़पा, 1853 में। इसी की वजह से झांसी की महारानी के साथ जो अंग्रेजों की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इसी की वजह से हुई थी, क्योंकि झांसी का अपना वो पुत्र नहीं था। झांसी का जो शासक था उस टाइम क्या था, गंगाधर राव। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नागपुर को कब इसने हड़पा, आपके 1848 में, 1854 में, ये यहाँ पे डेट गलत है आपका, 1854 में नागपुर को इसने हड़प लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम।
अवध का विलय। देखो अवध के साथ क्या हुआ, मैंने आपको लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ाया है। अवध को इन्होंने वहाँ पे भी क्या किया था, सहायक संधि के लिए, सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं अपने कार्यों के लिए। जो उनकी नीति थी सहायक संधि वाली, जो सब्सिडरी अलायंस थी, उसके तहत क्या कर दिया, अवध को उन्होंने वहाँ पे भी क्या कर दिया था, अपने अंडर कर दिया था। यहाँ पे अवध के साथ क्या होता है, बहुत बुरा होता है, क्योंकि इनके पास तो अपना पुत्र होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके अंदर अराजकता। क्योंकि आप लोग कहने का मतलब कि वहाँ के जो राजा है अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको अराजकता के आधार पर या कुशासन के आधार पर क्या कर दिया, इनको ये आरोप लगा दिया और क्या कर दिया, इनका भी विलय कर दिया। किसके अंदर, अंग्रेजी जो एरिया था उसके अंदर, अंग्रेजी शासन के अंदर। कब कर दिया, 1856 में। वहाँ पे जो शासक थे, नवाब थे अवध के, वो थे वाजिद अली शाह। उस टाइम अली शाह जो थे वो बंगाल के अवध के नवाब थे। इन्होंने क्या कर दिया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जो सेना का प्रमुख कार्यालय था उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कहाँ पे बनाई, इन्होंने शिमला में बनाई। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किसके टाइम पीरियड में क्या शिमला को उन्होंने नेपाल से जीता था। किसने जीता था ये आप लोगों ने बताना है। पहली मैं आपको बताता हूँ, पहली जो नेपाल वॉर होती है 1814 से लेकर 1816 में, जिसमें संगोली की संधि होती है, वहाँ से हमको कौन से, कुमायूं, नैनीताल, आपका गढ़वाल और आपका शिमला, ये जो एरिया हमें मिलते हैं, कब मिलते हैं, 1816 में हमें इंडिया को मिलते हैं। ठीक है, जो आपकी पहली नेपाल एंग्लो नेपाल वॉर होती है, अंग्रेजों और नेपालों के बीच जो वॉर होती है, उससे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में वो चीज़ जरूर बतानी है, किसके टाइम पीरियड में एंग्लो नेपाल वॉर हुई है 1814 से लेकर 1816 में, जिसमें संगोली की संधि हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे आजकल नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि तो इसी की वजह से ये इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसने बहुत सारे काम भारत में किए। पहले इसने काम किया 1853 में, पहली रेलवे लाइन का इसने निर्माण किया। 1853 में पहले रेलवे लाइन का भारत में इसने निर्माण किया। कब किया, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक पहली रेलवे इंडिया में चली थी, इंडिया में पहली बम्बई से थाने चली थी आपकी, ये 34 किलोमीटर पहली रेल चली थी भारत में। और आपकी वर्ल्ड में सबसे पहली रेलवे लाइन वो भी इंग्लैंड में ही चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर, ये आपकी 1825 में चली थी। 1825 में पहली रेलवे चली थी वर्ल्ड में, लिवरपूल से कहाँ पे, मैनचेस्टर तक। और भारत में भी इन्होंने 1835 के करीब रेलवे का निर्माण कर दिया था, क्योंकि लेकिन वो उसका सफल फ्रिक्शन नहीं कर पाए थे। 1853 में फिर पहली रेलवे लाइन चली थी, कहां से, बंबई से थाने, 34 किलोमीटर। दूसरे उसने क्या कर दिया, दूसरी रेलवे लाइन का इसने निर्माण। ये रेलवे लाइन का निर्माण क्यों कर रहे थे, इनको मालूम था कि अगर बीच से जितना हमारा लैंड वाला एरिया है इंडिया का, वहां से वो क्या कर पाए, अच्छे से वो सभी माल को लूट के कहां पे, पोर्ट पे लेके जाए। क्योंकि वो पहले व्यापार कहाँ से कर रहे थे, ये समुद्री रास्ते से कर रहे थे, जिसलिए ये भारत की डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे। जो इसने रेलवे का निर्माण किया, रेलवे का निर्माण इन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया, जिससे वो जितना भी अंदर जो माल जो आपका प्रोड्यूस हो रही थी, चीज़ें उत्पादित कर रहे थे चीज़ों को, उसको अच्छे से और बहुत जल्दी वो क्या कर पाए, अपने बंदरगाहों पे पहुंचा पाए। इसलिए उन्होंने रेलवे का निर्माण किया था भारत में। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने दूसरी रेलवे का निर्माण किया 1854 में। तीसरा हम देखते हैं, उसने पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके टाइम पीरियड में हुआ है, पास हुआ है, आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। उसने टेलीग्राफ सुविधा शुरू की। और उसके बाद उसने सार्वजनिक विभाग, जो हम आज की डेट में भी देखते हैं कि जो आपका PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, इसकी शुरुआत भी किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, चार्टर्ड एक्ट 1853 आता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, जब हम चार्टर्ड एक्ट या आपका भारत शासन अधिनियम, जितने भी चार्टर्ड एक्ट या भारत शासन अधिनियम होते हैं, उनको हम अच्छे से डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इसने क्या काम किया, संथाल अपराइजिंग। किसने क्या किया, संथाल जो विद्रोह था उसको क्या कर दिया, इसने दबा दिया। कब दबाया इसने, 1855 से 1856 में इसने संथाल जो विद्रोह था वो अब इसको दबाया इसने।
उसके बाद क्या होता है, इसने सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। मैंने आप लोगों को बर्मा की पहली वॉर के बारे में भी बताया था कि किसी के टाइम पीरियड में हुई थी। आप लोगों ने पहले वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। सेकंड एंग्लो बर्मी वॉर होती है 1852 में होती है, इसी के टाइम पीरियड में। इसने क्या किया, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 इसने क्या कर दिया, पारित कर दिया। लेकिन इसको जो स्वीकृति मिली थी वो आपके जो आपके लास्ट भारत के गवर्नर जनरल और भारत के पहले वॉइस राय आएंगे लॉर्ड कैनिंग, उनके टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपका जो विडो रीमैरिज एक्ट है उसको क्या कर दिया, पास किया गया। लेकिन विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम पीरियड में आया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है किसके टाइम पीरियड में विडो रीमैरिज एक्ट रखा गया था। उसके 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट रखा गया था। और पास किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। नेक्स्ट इसने क्या कर दिया, वुड एजुकेशन डिस्पैच, जो वुड एजुकेशन डिस्पैच इसको इसने कब पास कर दिया गया, कब पास किया, 1854 में इसने इसको पास किया था। और इसने सबसे बड़ी बात कि इंडिया में इसने एक क्या कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। कब, कहाँ पे की, रुड़की में। आप लोग जानते हैं कि तभी आज की डेट में रुड़की जो आपका इंडिया का इंजीनियरिंग कॉलेज है बहुत ज़्यादा टॉप पे रहता है, बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना। हमने हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में देखी है, जितने भी भारत के गवर्नर थे हर एक चीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में देखा। इन वीडियो के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में आपका जो यूपीएससी का मेंस या स्टेट पीसीएस का मेंस होता है उसमें भी आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से चीज़ें याद रही होगी तो आप वहाँ पे कुछ फैक्ट के तौर में लिख सकते हैं। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम वॉइसराय के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम अच्छे से हर एक वॉइसराय के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और जय हिंद, जय भारत।